अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हम विदाउट वर्किंग हम किस तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका आंसर किस तरीके से, मतलब इसका क्या आंसर आएगा बाय इंस्पेक्शन। इससे ये होगा कि आपका टाइम बच जाएगा। लाइक अगर आपके पास एग्ज़ाम में टाइम नहीं है, 5 मिनट्स रह गए, 7 मिनट्स रह गए, अब आपको पता है कि भाई टू फेस मेथड का क्वेश्चन अगर रह गया या बिगम मेथड का, कि वो 5 से 6 मिनट में तो होगा नहीं आपसे करने वाले। जिनकी यानी कि स्पीड ज़्यादा होगी कैलकुलेशन की वो तो कर लेंगे, लेकिन नॉर्मल एक आम इंसान के लिए मुश्किल है कि वो कंप्लीट कर सके। तो उस टाइम ये टेक्निक्स आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी कि आप इस तरीके से, मतलब कि आप आंसर निकाल के आप उसको एक्सप्लेन कर दें तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ये टीचर पे भी डिपेंड करता है कि बाज़ का तो क्वेश्चन नहीं देते हैं, लेकिन हमें जो टीचर ने कहा था कि वो ये था कि अगर आप इस तरीके से भी एक्सप्लेन कर देते हैं, इन केस अगर आपके पास टाइम नहीं बचा तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। क्योंकि टीचर को भी पता लग जाएगा कि आपने सारे क्वेश्चन तो एग्जाम में जाके इस तरह नहीं ना करना है। आप शुरू से आप स्टार्ट से पूरी वर्किंग करते हुए आ रहे हो गया, एंड पे अगर जाके आप इस तरीके से एक क्वेश्चन सॉल्व कर देते हो तो कोई मसला नहीं होगा। तो सबसे पहले कि ये है कि आपके पास दो चीज़ें हैं, एक ह्यूमन है और दूसरा ना ये प्रैक्टिकल है, या है ना प्रैक्टिस था, आई थिंक कुछ इस तरह का था वेरिएबल, मुझे याद नहीं आ रहा। खैर जो भी है, आप उसको एक्स लेट कर लें और दूसरे को वाई लेट कर लें। रेवेन्यू मतलब कि ये मैंने आपको क्वेश्चन नहीं दिखाया, बस बेसिकली आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ कि किस तरीके से करते हैं। तो ये हमें आप सपोज करेंगे, ये हमें लीनियर मॉडल दिया हुआ है, जिसके अंदर जी इज इक्वल टू 15x+10y हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ है, x+y = 30 हमें कॉन्स्टेंट दे दिए हैं, x ग्रेटर देन इक्वल 10 है, y ग्रेटर देन इक्वल 10 है, और एक्स वाई दोनों पॉजिटिव वेरिएबल है। हमने क्या करना है कि अब इसको पूरा सॉल्व किए बगैर, मतलब कि इसके अंदर अब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे स्लैग वेरिएबल, सरप्लस वेरिएबल आएंगे, सरप्लस के बाद आर्टिफिशियल वेरिएबल भी आएंगे। तो यानी कि ये हमारा क्वेश्चन एम मेथड और टू फेस मेथड के अलावा किसी से सॉल्व नहीं हो सकता, तो इन दोनों में से लगाना पड़ेगा, जो कि लेंथी प्रोसीजर है। अब उसका हमने क्या निकाला है, उसको हमने ये करना कि आप सपोज करें यहाँ से x ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है, तो आप x इज इक्वल टू 10 सपोज कर लें यहाँ से। तो x इज इक्वल टू 10 जो सपोज करेंगे, तो आप जब इस इक्वेशन में पुट करेंगे ना, x+y = 30, तो ये आपको y दे देगा 20। यानी कि x आपके पास 10 आ गया, y आपके पास 20 आ गया। अब आपने इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में डायरेक्ट नहीं पुट कर देना कि भाई x की वैल्यू 10 है तो x की वैल्यू यहाँ पे 10 पुट कर दी, y की वैल्यू 20 आई तो यहाँ पे 20 पुट कर दिया। इस तरीके से नहीं करना। अब यहाँ पे जाके आपको एक ट्रिक याद रखनी पड़ेगी, वो ये है, आपने इग्नोर कर देना कि भाई x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है। आपने देखना है कि भाई 10 और 20 मेरे पास दो वैल्यू हैं जो कि आ गई हैं। तो ये था कि हमने मतलब कि आपने इग्नोर कर देना कि भाई x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है। हमने देखना 10 और 20 दो वैल्यूज हैं। उसके बाद मैंने यहीं पे लिखा हुआ है, सो वी पुट इट x इक्वल टू 10 या 20 इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे वही मैंने चीज़ बताई कि x और y में से, मतलब कि मैंने आपको बता दी कि x और y को आपने इग्नोर कर देना है, 10 और 20 आपने वैल्यूज लेनी है। अब आपने देखना है कि आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन किसका, मैक्सिमाइजेशन का। अगर आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जिसको मैक्सिमाइज करना है, तो आपने क्या करना है, 10 और 20 आपने देखना कि भाईजान ये मैक्सिमाइज, जिस तरह का ये मैक्सिमाइजेशन का केस है, आपने देखा कि भाई इन दोनों में से, इन दोनों वेरिएबल में से कौन से हैं, कौन सा वेरिएबल ऐसा है जिसकी जो वैल्यू है ना, जिसका जो कोफिशिएंट है वो सबसे ज़्यादा है। अब देखें x का है 15, y का है 10, दोनों में से बड़ा किसका है, 15 ये है। आपने ये कोफिशिएंट देख लिया। अब आपने क्या करना है कि आपके पास 10 और 20 वैल्यूज़ है। आपने जो मैक्सिमम वैल्यू होगी ना वो यहाँ पे पुट करनी है, जो कि 20 है, और यहाँ पे आप 10 पुट कर देंगे। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी ना वो मैक्सिमाइजेशन की आएगी। वही ये किया, 15 के साथ हमने 20 को पुट कर दिया, जो सबसे बड़ा कोफिशिएंट था उसके साथ सबसे बड़ी वैल्यू पुट कर दी, और छोटे के साथ छोटी वैल्यू पुट कर दी। इसलिए मैंने आपको कहा था कि एक्स और वाई को आपने ग्राउंड कर देना। अगर मिनिमाइजेशन का केस होगा था वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मिनिमाइजेशन का केस होता है लाइक मिनिमाइजेशन, और 10 और 20 हमारे पास वैल्यू आई हुई है। और यहाँ पे होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जो इसको हमने मिनिमाइज करना था। हमने क्या करना था, चेक वही से हमने कोफिशिएंट देखना था कि इसका कोफिशिएंट सबसे छोटा है। सबसे छोटा है y का, जो क्या है 10। तो हमने क्या करना, मैक्सिमम वैल्यू इसके अंदर y की जगह पे पुट कर देनी। तो y की जगह हमने 20 पुट कर दिया, x की जगह 10 पुट कर दिया, और जो भी वैल्यू आएगी वो हमारे पास मिनिमाइजेशन, क्योंकि हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मिनिमाइज करना था, इसलिए हम मैक्सिमम अपनी वैल्यू को उस कोफिशिएंट में पुट करेंगे जिसका उस वेरिएबल में पुट करेंगे जिसका कोफिशिएंट सबसे कम है। और मैक्सिमाइजेशन में हमने मैक्सिमाइज करना था, इसलिए हम उस वेरिएबल में पुट करते हैं जिसका कोफिशिएंट सबसे बड़ा होता है। तो ये दो चीज़ें थी बाय इंस्पेक्शन के, आप इसका आंसर निकाल सकें विदाउट सॉल्विंग एम मेथड एंड टू फेस मेथड लगाए बगैर।
तो एक ये था, दूसरा मैंने ये चीज़ें डिस्कस करनी थी। आ, ये और वो भी मैंने आपको बताता चलूँ कि ये जो केस है ना, ये भी उस टाइम ही वैलिड है जब आपके पास एक इक्वलिटी इस तरह की हो जिसके अंदर इक्वल टू का साइन आ रहा हो। यानी कि एक कांस्टेंट ऐसी है जिसके अंदर इक्वल टू का आ रहा है। अगर आपके पास यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू होता तो फिर ये मेथड भी वैलिड नहीं था, फिर आपको वही एम मेथड या टू फेस मेथड लगाना पड़ना था, क्योंकि उसके अंदर आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं ना आनी थी। इसके अंदर तो आपने एक्स इक्वल टू 10 ले लिया, लेकिन उसके अंदर आपके लिए मुश्किल हो जाना था। तो क्योंकि उसके अंदर फिर y की वैल्यू आनी थी y ग्रेटर देन इक्वल टू 20, फिर आप उसमें से भी लेट्स सपोज कर रहे थे y इक्वल टू अगर 20 ले लेते तो वो वैल्यू ना रहता। खैर ये था। इस तरह का अगर आपके पास मॉडल हो तो आप उसको बाय इंस्पेक्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा ये कंसीडर द फॉलोइंग लीनियर मॉडल, जिसमें मिनिमाइजेशन का उसने ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे दिया और ये इक्वेशंस दे दिए उसने हमें। उसने कहा कन्वर्ट द इक्वेशंस एडिंग सरप्लस लैग आर्टिफिशियल वेरिएबल। बहुत सिंपल है, आपको पता है। उसने कहा बस आपने वो मॉडल लिखना है जिसके अंदर मतलब कि इस मॉडल को आप कन्वर्ट कर रहे हैं, इन इनक्वलिटीज़ को इक्वेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं। सिंपलेक्स है, सरप्लस लैग या आर्टिफिशियल वेरिएबल जो भी आता है, तो वही एक्स प्लस टू वाई माइनस एस आ जाएगा, प्लस आर वन यहाँ पे हमने इंट्रोड्यूस करा दिया इक्वल टू 6। इसी तरीके से एक्स माइनस वाई प्लस आर टू यहाँ पे इक्वल टू वाई, और एक्स कमा वाई आर वन आर टू हमारे पास ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो था, यहाँ पे एस भी आना था। वो मिसिंग है। खैर गिव एन इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन। अब काफ़ी बच्चों को ये अब सारा पता होगा, ये मैंने वर्किंग सब कुछ कराई हुई है, लेकिन ये नहीं पता होगा कि भाई इस चीज़ को इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन भी कहते हैं। मैंने आपको कहा था कि भाई आपने बेसिक वेरिएबल निकालने होते हैं, यानी कि ये जब आपने मॉडल बना लिया इसके बाद आपने बेसिक और नॉन बेसिक वेरिएबल निकालने होते हैं। वो किस तरीके से निकालते हैं? वो निकालते हैं कि भाईजान एक्स और वाई आपने दोनों को ज़ीरो पुट करना होता है इसमें। तो आपको पता लग जाएगा कि मैंने तो आपको स्टेप बाय स्टेप कराया था। उसमें ये होता था कि भाईजान आप डायरेक्टली मैंने ये आर वन आर टू आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, लेकिन एक इससे पिछला भी स्टेप होता है जिसके अंदर हम सिर्फ सरप्लस वेरिएबल निकालते थे। देन हम नॉन बेसिक एक्स और वाई को नॉन बेसिक से करते थे, उनको जीरो पुट करके हम देखते थे कि भाईजान नॉन नेगेटिव वैल्यूज आ रही हैं या नहीं। अगर किसी की नेगेटिव वैल्यू आ रही होती है इसका मतलब वो मसला कर रहा है या इनवैलिड इक्वेशन बन रही होती, तो यानी कि मसला कर रहा है, वहाँ पे हम आर्टिफिशियल वेरिएबल निकालते थे। यानी कि दोनों इक्वेशन में मसला कि आर वन आर टू यहाँ पे आ गया। देन हम क्या करते थे, एक्स वाई और वो वेरिएबल जिसकी वजह से नेगेटिव वैल्यू आ रही थी उसको हम नॉन बेसिक ले लेते थे। यानी कि एक्स वाई एस को हमने नॉन बेसिक ले लिया, इन तीनों को जीरो पुट किया। वही किया, एक्स वाई एस को हमने जीरो पुट किया और हमारे पास आर वन आर टू की वैल्यू आ गई। तो ये है, यानी कि नॉन बेसिक वेरिएबल्स लेट करके और बेसिक वेरिएबल्स हमने जो निकालते हैं उस प्रोसीजर को इनिशियल बेसिक फीजिबल सोल्यूशन कहते हैं। ये अब आपको पता चल गया होगा, क्योंकि काफ़ी बच्चों का ये नाम ही नहीं पता था, इस वजह से वो ये तो खैर हमारा क्विज हुआ था तो इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि काफ़ी ज़्यादा को ये पता ही नहीं था कि इस चीज़ को हम इनफिजिबल सोल्यूशन भी कहते हैं। उसने कहा राइट फेज वन ऑफ द प्रॉब्लम दैट विल बी द इनिशियल वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ फेज वन। तो उसने कहा कि भाईजान सिंपल आप गौर किया करें क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। उसने कहा फेज वन ऑफ द प्रॉब्लम व्हाट विल बी द इनिशियल वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। उसने कहा ऑब्जेक्टिव फंक्शन की इनिशियल वैल्यूज़ क्या होंगी ऑफ फेज वन। फेज वन यानी कि टू फेस मेथड की बात कर रहा है ये। तो फेज वन में हम क्या करते थे, फेज वन में हम अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाते थे। ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो मर्जी हो, मैक्सिमाइजेशन का मिनिमाइजेशन का जो मर्जी हो, हम उसको इग्नोर करते थे। हम करते थे अपना फंक्शन बनाते थे जो कि हमेशा मिनिमाइजेशन का होगा, और वो इक्वल टू होगा सम ऑफ ऑल आर्टिफिशियल वेरिएबल जो भी हमने मॉडल में इंट्रोड्यूस कराया है, जो कि आर वन प्लस आर टू है। सिंपल आर वन आर टू की हमने यहाँ से इन दोनों इक्वेशन से वैल्यू निकाली, इनकी जगह पुट की, जो भी वैल्यूज़ आई हैं उनको हम जब कंप्यूट कर लेंगे, यानी कि कंप्यूटर स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाके इसको टेबल में फिल करेंगे ना तो इजी हो जाएगा। यानी कि आर की रो और आगे जितने भी मेरे एक्स वाई एस आर वन आर टू और सोल्यूशन, जब आप वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी। तो उसको आप सिंपली नोट डाउन कर दीजिएगा, वो उसने बस वैल्यूज पूछी थी और कुछ भी नहीं है। You are at an iteration with the non-basic variables x3 and x4, यानी कि x3 and x4 non-basic है, इसका मतलब x3 x4 की वैल्यूज जीरो होंगी। जरी बात है जी के ऑप्शन में द कॉलम फॉर एंटरिंग वेरिएबल x3 इन द करंट टेबल इज -2 0 -1, और ये t जो लिखा है ये ट्रांसपोज, यानी कि ये रो में लिखा है इसको ट्रांसपोज पर कन्वर्ट कर दें, यानी कि -2 आएगा पहले, देन 0 आएगा, देन -1 आएगा। और उसने राइट हैंड साइड का भी दे दिया कि राइट हैंड साइड पे जो सोल्यूशन वाला कॉलम है वो है 5 3 2, तो यानी कि यहाँ पे 5 3 2 आ गया। Which variable will be the living variable? Perform ratio test and state the special cases.
उसने कहा भैया लिविंग वेरिएबल क्या होगा, यानी कि उसने पिवट कॉलम आपको दे दिया और सॉल्यूशन वाला कॉलम दे दिया, और उसने कहा कि भैया पिवट रो सेलेक्ट होगी। पिवट रो कौन सी होती है, वो बेस करती है रेशियो टेस्ट पे। रेशियो टेस्ट होता है सोल्यूशन की वैल्यू डिवाइड बाय पिवट कॉलम की वैल्यू। तो हम वो रेशियो निकालते हैं, यानी कि 5 डिवाइड बाय -2 किया। मैंने आपको बताया था कि भैया जब भी डिनोमिनेटर के अंदर नेगेटिव साइन आ जाए, आपने वो रेशियो कंप्यूट नहीं करनी, उसको इग्नोर कर देना। तो ये इग्नोर होगी। 3/0 क्या, ये तो आ गया इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को भी इग्नोर कर देना। 2/-1 क्या, तो ये डिनोमिनेटर में -1 है, इसको भी इग्नोर कर दिया। जब ये देखा कि रेशियो टेस्ट तीनों इनवैलिड है और कोई पिवट रो सेलेक्ट नहीं हो रही, तो कौन सा केस बनता है स्पेशल केस, मैंने इससे पहले वीडियोस में समझाया भी है। जब इस तरह का केस हो जिसमें पिवट रो सिलेक्शन इम्पॉसिबल हो जाए, कोई पॉसिबिलिटी ना हो कि हमारे पास पिवट कॉलम सिलेक्शन होगी, पिवट कॉलम हमारे पास है लेकिन पिवट रो नहीं आ रही, तो उस तरह के केस को कहते हैं हम अनबॉन्डेड सॉल्यूशन। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंग्लिश में लिखा है नेगेटिव जीरो रेशियो टेस्ट कैन बी नॉट बी परफॉर्म, देयर इज नॉट अनबॉन्डेडनेस ऑफ द सॉल्यूशन। और वो अनबॉन्डेड सॉल्यूशन किसकी तरफ होगा, जो हमारा पिवट कॉलम है उसकी तरफ, मतलब कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो अनबॉन्डेड हो रहा है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया। इस वीडियो में आपको वो भी बताऊंगा कि हमने डुअल प्राइस वगैरह, ये आ गया क्वेश्चन है सामने ही आ गया, डुअल प्राइस वगैरह बगैर ग्राफ के किस तरीके से सोल्व करना है। कंसीडर द एलपीवी मैक्सिमाइजेशन, हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे दिया है और ये हमें उसने कांस्टेंट दे दिया। उसने कहा ऑप्टिमम सॉल्यूशन इज x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 10। x इज इक्वल टू 5 है, y इज इक्वल टू 10। ये हमें क्या कह रहा है कि भजन हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन बता रहा है कि ये है 5, x की वैल्यू 5 एंड y इज इक्वल टू 10 है। इस पे हमारे पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन, इसको हमने क्या कंसीडर करना था, ये हमें जी ओल्ड की वैल्यू निकाल के देगा। ग्राफिकल है ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये सेंसिटिविटी एनालिसिस, उसने कहा डुअल प्राइस निकालें, ये ग्राफिकल मेथड की कहा उसने निकालने का। वीडियो इससे पहले मैंने अपलोड की है, आपको समझ आ जाएगी, आप वो देख लेंगे। उसमें मैंने आपको कहा था कि ग्राफ के बगैर नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि ग्राफ के बगैर किस तरीके से करना है। तो वो ये है कि x इक्वल 5 y इक्वल 10, यहाँ से आप जब z के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे, यहाँ पे 40 मल्टीप्लाई 5 प्लस 30 मल्टीप्लाई 10, तो हमारे पास z ओल्ड की वैल्यू आ जाएगी। कंप्यूट द डुअल प्राइस ऑफ द कांस्टेंट वन एंड फाइंड द रेंज इन विच द डुअल प्राइस विल रिमेन वैलिड, यानी कि फेसिबिलिटी रेंज निकालनी और डुअल प्राइस ऑफ कांस्टेंट वन। कांस्टेंट वन यानी कि इस इक्वेशन की हमने डुअल प्राइस और फेसिबिलिटी रेंज निकाली। हमने क्या करना था, मैंने आपको बताया था कि भाईजान जिसकी हमने डुअल प्राइस और फिजिबिलिटी रेंज निकालनी है, पहले दो तो हमने इक्वेशन, दोनों इक्वेशंस को एज इट इज़ नोट डाउन कर देना है। ठीक है, उसके बाद हमने एक थर्ड इक्वेशन बनानी जो कि ये होगी, लेफ्ट हैंड साइड से सेम रहेगी, राइट हैंड साइड पे हमने एक का इंक्रीमेंट कर देना। और ये भी दो केस होते हैं कि अगर वो कह के इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना, तो यहाँ पे हमने देख लेना, इंक्रीमेंट अगर इंक्रीमेंट का तो +1 कर देना, डिक्रीमेंट का तो इसका -1 कर देना। तो हमने इंक्रीमेंट किया, तो ये देखेंगे एक ये नई हमारे पास इक्वेशन आ गई, एक ये हमारे पास पुरानी है, ये हमारे पास पुरानी है जो कि फिक्स्ड रहेगी, और इसके अलावा हमारे पास एक ये भी है। ठीक हो गया। अगर आप लोगों ने वो मेरी वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि मैंने किस तरीके से कराया था। यहाँ पे आप समझे कि ये वाली इक्वेशन यहाँ पे भी लिखी हुई है। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि भाईजान इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने से ना, जो पुरानी ओरिजिनल इक्वेशन होती है उससे हमारे पास जी ओल्ड आता है, जो कि x5 और y10 हमारे पास है, ये उसने कंप्यूट करके दे दिया। अगर आपके पास कंप्यूट ना हो तो आपने क्या करना है, जी ओल्ड किस तरह निकालना है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना आपस में साइमल्टेनियसली। आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी, वाई की वैल्यू आ जाएगी, वो आपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करनी है, तो आपके पास जी ओल्ड आ गया। अब क्या करना, आपने क्या करना कि एक जो न्यू इक्वेशन बनाई थी ये, और एक वो इक्वेशन जिसके अंदर हमने फिक्स रखी थी, उन दोनों का अगर हम सॉल्व करेंगे ना साइमल्टेनियसली, तो हमारे पास एक एक्स की वैल्यू आ जाएगी, वाई एक्स की वैल्यू जो कि 6 आई, वाई की आई 9, और इसको हम इसमें पुट करेंगे तो ये हमारे पास जी न्यू की वैल्यू कंप्यूट होकर आ गई है। तो इन दोनों का डुअल प्राइस क्या होता है, जी न्यू माइनस जी ओल्ड, तो वही क्या, जी न्यू माइनस जी ओल्ड डिवाइड बाय 1, तो हमारे पास 10 डुअल प्राइस आ गई है। अब क्या था कि भाईजान फीसिबिलिटी रेंज निकालनी होती थी। फीसिबिलिटी रेंज मैंने क्या था आपको, मैंने ये कहा था कि भाईजान आपने वो इक्वेशन जिसको हमने फिक्स किया होता है, जिसको हमने चेंज नहीं किया, उसके जो लाइंस के कॉर्नर पॉइंट्स हैं, जो कि इसके होंगे मेरे पास 15 0 और 0 15, तो यही है लाइन टू पास थ्रू द पॉइंट, यानी कि 15 0 एंड 0 15, इन दोनों उस पॉइंट्स को हमने ये जो हमारे पास इक्वेशन है, यानी कि जिस इक्वेशन का हमने राइट हैंड साइड को चेंज किया उसकी लेफ्ट हैंड साइड में पुट करना है। तो एक बार 0 15 पुट किया और दूसरी बार 15 0 पुट किया, तो हमारे पास 13 से 15 आ गया। तो यानी कि इसकी जो रेंज है ना इक्वेशन वन की, वो है ग्रेटर दैन इक्वल टू 15 लेस दैन इक्वल टू 30। इसका मतलब ये है कि इस रेंज के अंदर हमारे पास ये जो 10 डुअल प्राइस है ना वो वैलिड है।
तो ये था। अब ये ग्राफ के ज़रिए क्या था कि जब आप ग्राफ बनाते हैं ना, मैं आपको बता देता हूँ, ग्राफ आप बनाते हैं, आप इस इक्वेशन को लाइन को ड्रॉ करते हैं, इसकी ड्रा करेंगे, और देन जब इसकी ड्रा करेंगे तो ये हमेशा उस लाइन को ही इंटरसेक्ट है, क्योंकि ये इस इक्वेशन में चेंज किया ना, तो इस लाइन के तो पैरेलल होगी, तो इसके पैरेलल होगी, तो हमेशा इस जो हमने फिक्स रखी है उससे इंटरसेक्ट करेगी। तो जो न्यू लाइन के साथ इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा फिक्स्ड का, तो वो जी न्यू कहलाता है, और जो पुरानी दो इक्वेशन का होता है वो जी ओल्ड कहलाता है। तो इस वजह से हम ग्राफ से हट के भी बना सकते हैं। हाँ, अगर इधर इक्वेशन ज़्यादा होती तो फिर आपके लिए ग्राफ कंपल्सरी हो जाना था, फिर आपका ग्राफ के बगैर ये हल ही नहीं होना था। यहाँ पे तो दो इक्वेशन है, तो आपका एक नई इक्वेशन बना के तीन इक्वेशन आ गई तो आपका हल हो गया। अगर तीन से ज़्यादा चार या पाँच होती तो फिर आपको वो ग्राफ ही बना के कंप्यूटेशन करनी पड़ती थी, तभी आपको पता लगेगा कि भाई जी न्यू कहाँ पे बन रहा है, जी ओल्ड कहाँ पे बना है, क्योंकि उसके अंदर बाइंडिंग और रिटर्न कांस्टेंट आ जाएगा, क्योंकि उसके अंदर मल्टीपल्स पॉइंट आ रहे होंगे जी ओल्ड के और जी न्यू के। तो आपने कौन सा लेना, आपने हमेशा वो वाली चीज़ें लेनी है जो कि बाइंडिंग कांस्टेंट होंगे। रिटर्न कांस्टेंट आपने निकालना, उनको इग्नोर कर देना और फिर देन उसको प्रोसीड करना। तो इसलिए उसके लिए आपको ग्राफ बनाना लाजमी होगा। तो उम्मीद है कि ये आपको शॉर्टकट टेक्निक्स हेल्पफुल होंगी, और समझ भी आ गए होंगे, तो इंशाल्लाह आपके लिए फ़ायदा ही होगा इसका, कि आगे जाके कहीं ना कहीं आपको यूज़ करनी पड़ जाएंगे। और बाकी ये मैंने चीज़ें डिस्कस कर दी हैं। कुछ बच्चों को पता ही नहीं होता कि भाई, उनको पता होता कि करना ये है, लेकिन इसको कहते हैं कि हाँ ये नहीं पता था, क्योंकि क्वेश्चन में तो उन्होंने अब जिस तरह इनिशियल बेसिक फीसिबल सोल्यूशन लिखा है, अब वो काफ़ी तो बैठे होंगे भाई ये होता क्या है, हमें नहीं आता। हालांकि उनको पता है कि भाई नॉन बेसिक की वैल्यू मैंने कराया हुआ है ये सारा कुछ, कि नॉन बेसिक वेरिएबल की वैल्यूज आप जीरो पुट के बेसिक वेरिएबल्स के निकालेंगे, इसी को हम ये कहते हैं इनिशियल बेसिक फीसिबल सोल्यूशन। तो अब आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।